बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 एंड R3। अगर इसे बस सीरीज में आपको जोड़ना हो तो आप लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए कि किस तरह से आप इन्हें सीरीज में जोड़ेंगे। और जब तक आप कॉपी में ड्रॉ कर रहे हैं मैं उस चीज़ को बोर्ड पे ड्रॉ करता हूँ और बाद में आप चेक करिएगा कि हमने सही ड्रॉ किया या नहीं। राइट, ये हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें हमने इनके एक एक पॉइंट को दूसरे रेजिस्टेंस के इस सिंगल पॉइंट से कनेक्ट किया है। मतलब इस पॉइंट को हमने इससे कनेक्ट किया, इस पॉइंट को इससे कनेक्ट किया और दोनों एंड पॉइंट्स को हमने आइसोलेट करके रखा है। तो ये हमारा R2 हो गया, ये हमारा R3 हो गया और इन दोनों पॉइंट्स को हमने एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा वोल्टेज या बैटरी सोर्स है जो इस पार्टिकुलर सिस्टम से कनेक्टेड है। तो हमें निकालना क्या है कि हम इस पूरे सिस्टम को किस रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब इसके बदले कौन सा ऐसा आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं कि इस सर्किट के सारे पैरामीटर्स उसमें सेम रहें बट हमारा ये रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाए। मतलब इन सारे रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके हम R इक्विवेलेंट की इक्विवेलेंट सेम लिख सकें और इसके कारण हमारे सिस्टम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब अगर इस वोल्टेज के कारण इसमें I करंट फ्लो कर रहा था तो इस रेजिस्टेंस के कारण भी यहाँ पर हमारा I करंट ही फ्लो करना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशंस हमारे एग्जिस्ट करती हैं तब हमारा जो ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है हम इसे कह सकते हैं कि इस सिस्टम ऑफ रजिस्टर को इससे रिप्लेस किया जा सकता है। समझ गए होंगे आप लोग कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपके सिस्टम के बाकी चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में आपका कौन सा रेजिस्टेंस उस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर सकता है उसकी वैल्यू को ही निकालने का काम हम यहाँ पे करेंगे। इस केस में हमारा जो करंट जो निकल रहा होगा बैटरी से, जो करंट बैटरी के कारण जनरेट हो रहा होगा वो करंट की वैल्यू हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए सर्किट में अगर हम उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करें तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले फिगर में हम देखते हैं, अगर इससे I करंट फ्लो कर रही होगी तो हमारे R1 से कितनी करंट जाएगी, वो भी करंट I के इक्वल होगा। R2 से भी हमारा I करंट ही फ्लो कर रहा होगा और R3 से भी हमारा I करंट ही फ्लो कर रहा है क्योंकि वायर हमारी सेम है। तो अगर एक ही वायर है हमारे पास तो जितना करंट इधर से आ रहा होगा वही करंट इधर से पास करके वापस सर्किट में लौट भी रहा होगा। मतलब हमारे तीनों रेजिस्टेंसेस से सेम करंट फ्लो करेगी। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके बीच में जो पोटेंशियल लॉस हुआ है वो V1 के इक्विवेलेंट है, ये हमारा V2 के इक्विवेलेंट है और ये हमारा V3 के इक्विवेलेंट है। अगर हमारे ये डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंसेज हैं तो ये जो तीनों लॉस हमारा हो रहा है, ये तीनों लॉस मतलब इतनी एनर्जी हमारी इस रेजिस्टेंस में कम यूज हो रही है, ये इतना वर्क डन हो रहा है, ये वर्क डन हमारे बैटरी के द्वारा किया जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज होना चाहिए वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें इक्विवेलेंट हैं तो अब हम थोड़ा सा ओम्स लॉ लगाते हैं। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ क्या बताता है कि किसी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसमें से पास होने वाली करंट और उसके रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट हमारा फ्लो कर रहा है I और रेजिस्टेंस है हमारा R1। इसी तरह से V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R2 एंड V3 इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R3। I को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये वैल्यू हमें समझ में आ गई। अब आते हैं हम V के बारे में। तो V के बारे में एक तरीके से हमने ये निकाला जो हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब हम आते हैं फिगर B के थ्रू। तो फिगर B में क्या हो रहा है कि हमारा वोल्टेज सोर्स V है, I हमारा करंट फ्लो कर रहा है और जो हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो है R इक्विवेलेंट के इक्वल। तो V इज इक्वल टू क्या हो सकता है यहाँ पे, I मल्टीप्लाइड बाई R इक्विवेलेंट। क्योंकि हमारा एक ही रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज डिफरेंस जो होगा वो हमारे करंट इनटू उस पार्टिकुलर रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। इसको हम मान लेते हैं अपना दूसरा इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अब क्या कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी। तो I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा R इक्विवेलेंट जो है
वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल है। जो भी आपका आर इक्विवेलेंट है वो तीनों जो रेजिस्टेंसेस थी उनके समेशन के इक्वल है। सो सीरीज के केस में जितने भी रेजिस्टेंस आपके सीरीज में लगाई जाएंगी उसका जो आप संयोजन करेंगे, जब कंबाइन करेंगे, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका निकलेगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन सारे रेजिस्टेंसेस के योग के बराबर होगा श्रेणी क्रम के केस में। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने दो डायग्राम्स बनाए। पहला डायग्राम हमने उस सिचुएशन में लिया जिसमें हमारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं सीरीज में, और सेकंड में उनको रिप्लेस करके हमने से आर इक्विवेलेंट से चेंज कर दिया। फिर हमने दोनों केसेस में आपके वोल्टेज की जो बैटरी सोर्स है उसकी वैल्यू निकाली। पहले केस में जो वैल्यू थी वो तीनों पे होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल था, एडिशन के इक्वल था। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर हमने ओम्स लॉ लगाकर यहाँ पर पास होने वाली करंट और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया। तो V इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। इस तरह से हम लोगों ने पहला इक्वेशन निकाला। सेकेंड वाले फिगर के लिए जब हम लोगों ने ओम्स लॉ लगाया तो V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट आया, और जब इन दोनों को हमने इक्वेट किया तो हमें पता चला कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा।